नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर धारचूला से आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल के बीच काली नदी पर मोटर पुल का शिलान्यास किया है। और आपको बताएं कि ये धारचूला क्षेत्र के मल्ला छारचुमहा में भारत नेपाल राष्ट्र के बीच काली नदी पर 32 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपए की लागत से 110 मीटर स्पॉन डबल लेन मीटर जो है वो पुल बनने वाला है। और इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे इस पुल के शिलान्यास पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। जिस दिन काली नदी के किनारे पैदा होकर मुझे बड़ा होने का सौभाग्य मिला और उसी नदी पर बन रहे पुल की स्वीकृति भी मेरे ही हाथों से होती नजर आ रही। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा है कि इस पुल के बन जाने से हमारे और नेपाल देश के बीच रोटी बेटी का संबंध और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड अधिनियस्त चयन आयोग में हुई भर्ती घोटाले को लेकर एसटीएफ जांच कर रही है। और इसी पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी संतुष्टि भी जाहिर कर दी है। और साथ ही सतपाल महाराज ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती घोटाले की एसटीएफ जांच कर रही है और इस जांच से जल्द ही सभी परिणाम जो है वो निकलकर सामने आ जाएंगे। और लगातार कोशिश की जा रही है कि हर एक के साथ जो है वो न्याय हो सके। का सौभाग्य है कि रिजल्ट्स लेने हैं। जब जांच एक बैठ जाती है तो निश्चित रूप में उसके परिणाम की प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है तो निश्चित रूप में इसकी जांच होगी और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। खेड़ा जी जो पूर्व में जिला महामंत्री रहे और अन्य सभी वरिष्ठ अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। राजधानी देहरादून में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी में हो रहे कार्यों की समीक्षा की है। और इसी के साथ राजपुर के विधायक खलान दास ने स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। और इस बैठक में राजधानी देहरादून के पार्षदों ने भी शिरकत की है और अपने क्षेत्र की समस्याओं को विभाग के सामने रखा गया। और इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और पेयजल के साथ साथ यूपीसीएल के अधिकारी भी शामिल हुए। विधायक खजान दास ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के लिए बदलाव किए गए हैं और बहुत जल्द स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और साथ ही अधिकारियों को पलटन बाजार में रुके हुए कार्यों को भी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मिलकर के आज जो एक अहम बैठक थी जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को यहाँ इस बैठक में बुलाया गया था और स्मार्ट सिटी से संबंधित हमारे व्यापारी जो प्रतिनिधिगण हैं उनको इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। और मैंने भी पहले जो बैठक ली थी वो एक बड़ी बैठक थी और उस पर भी कहा गया था कि आप 25 सितंबर तक कार्य को पूरा करेंगे। इसका ये है कि 23-24 तारीख तक ये स्मार्ट सिटी का काम बाजार में बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आम पब्लिक के लिए यहाँ पे शॉपिंग करना आसान हो जाएगा और जनरल पब्लिक को एक अच्छा अनुभव मिलेगा यहाँ शॉपिंग करने का, ऐसी हमारी अभिलाषा है। इतना बड़ा घटा है कि वहाँ पर जाने की गुंजाइश नहीं है। अब आपको सहयोग अपनी तो वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे 20 विभाग की सूची उनके पास आई है जिनमें भर्ती नियमों के विरुद्ध हुई है। ऐसे में हरीश रावत की पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथौल ने एक तंज भी कसा और उन्होंने कहा कि हरीश रावत सुर्खियां बटोरने के लिए अपने सोशल मीडिया पर बेमतलब की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने कहा हरीश रावत बिना तथ्यों के आधार पर लोगों की कई बातों में आ जाते हैं। अगर उनके पास से कोई भी लिस्ट होती तो वो अपने सोशल मीडिया पेज पर उसको साझा करने थे और उसको डिलीट क्यों कर देते, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है वो खींचातानी चल रही है। इस समय एक जलजला सा आया हुआ है। हर नौकरी को जो है शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। अधिनियस्त चयन आयोग में, सचिवालय में, कोऑपरेटिव में, बहुत सारी चीज़ों में, एलटी में भर्ती में घोटाले सामने आए हैं। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसमें जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा
जिनको विशेषाधिकार मिले जनता की वजह से, उन्होंने जनता की पीठ में चाकू फूंकने का काम किया है, आवाम की पीठ पर चाकू फूंकने का काम किया है। देखिए, हरीश रावत जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, कभी भी हरीश रावत जी तथ्यात्मक बात नहीं करते। कल उन्होंने एक तथाकथित डिश डाली और आज उसे डिलीट कर दिया। हरीश रावत जी उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को सोशल मीडिया में जिस प्रकार से खराब कर रहे हैं, उसके लिए हरीश रावत जी को और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हरीश रावत जी को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में 196 पोस्टें निकाली। उत्तराखंड सरकार की ओर से मदरसों की जांच के आदेश के बाद बाबा रामदेव का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बाबा रामदेव ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कुछ लोग गलत गतिविधियों के मंसूबे पाले बैठे थे और इसमें सीएम धामी ने संज्ञान लिया और मदरसों की जांच कराने के आदेश दिए हैं, जो स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए सीएम धामी को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने लंपी वायरस को लेकर भी एक बयान दिया और लंपी वायरस को लेकर उन्होंने कहा कि संदेह जताया जाता है और ये कहा है कि पाकिस्तान से सटे राज्यों में गायों की ज्यादा मौतें हो रही हैं और इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। सीमांत प्रदेश है, देवभूमि है। हरिद्वार महातीर्थ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के साथ साथ उत्तराखंड दुनिया की आज आध्यात्मिक राजधानी है और ऐसे प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ पर मजहबी उन्माद और कुछ अलग प्रकार के मंसूबे पाले बैठे लोग गलत गतिविधियां कर रहे थे। बीरोखाल तहसील के अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय में 2 छात्राओं के छेड़छाड़ का मामला निकलकर सामने आ रहा है और छेड़छाड़ का आरोप विद्यालय के शिक्षक पर ही लगता हुआ नजर आया। छात्राओं ने शिक्षक पर बेड टचिंग का आरोप भी लगाया है और छात्राओं का यह आरोप है कि आरोपी शिक्षक छात्राओं को होमवर्क कराने के बहाने घर बुलाता था और इसके बाद बेड टचिंग की जाती थी। मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और साथ ही साथ ये कहा कि हर एक पहलू की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि एक स्कूल के बच्चे एक आरोप लगा रहे हैं किसी शिक्षक के ऊपर। मैं इस प्रकरण की जड़ में गया, मैंने पता किया ये राजकीय इंटर कॉलेज सुंदर नगर है बीरोखाल में, वहां की कुछ छात्राएं बोलती हुई नजर आ रही हैं। मैंने वहां के प्रधानाचार्य से संज्ञान लिया। उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण की उन्होंने जांच की है, प्रकरण झूठा है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। पब्लिक के कुछ लोग बच्चों को लेके आए हैं और वो जबरदस्ती बच्चों से कहलवा रहे हैं और इसी बीच किसी गार्जियन ने इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला है। पौड़ी के सतपुली तहसील अंतर्गत एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर नाबालिग के पिता ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल मामला तब संज्ञान में आया है जब पीड़िता की तबीयत खराब होने से उसे हंस फाउंडेशन जनरल अस्पताल चमोली लाया गया, जहां पर नाबालिग डॉक्टर की आप बीती डॉक्टर को सुनाई और इसका संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को भी सूचित किया। इसके बाद मौके पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची और राजस्व उप निरीक्षक अमित नेगी ने पीड़ित के पिता को गिरफ्तार भी किया है और वहीं पर उप जिला अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि नाबालिग के बयान के आधार पर मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। किसी गांव में एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ में दुष्कर्म किया है तथा उसके साथ मारपीट का मामला हमारे संज्ञान में आया। कल हमने लड़की के बयानों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी कर ली है तथा मामला हमने 376 तथा पोक्सो एक्ट में जो है दर्ज किया है। अभी इसमें जो है कि जिलाधिकारी महोदय को ये मामला रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित करने के लिए यहाँ से जो पत्र है वो प्रेषित कर दिया गया।
काशीपुर में पुलिस ने चैन स्नैचिंग मामले में आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे और इसके बाद पुलिस ने चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों का गैंग चार्ट तैयार किया था। आपको बताएं कि पुलिस ने बीते दिनों गैंगस्टर प्रभजोत सिंह और गुरपाल सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन आरोपी सुनील फरार चल रहा था और पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र में पिछले लंबे समय से जो लोग चेन स्नैचिंग और झपट्टेमारी में इन्वॉल्व थे, तो इन पे पहले भी मुकदमे हुए हैं। 3 इसमें अभियुक्त थे, प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह और सुनील। ये तीनों ही बाजपुर निवासी हैं। इन तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह पूर्व में जेल में निरुद्ध हैं अन्य मुकदमों में, परंतु सुनील कुमार इसमें से फरार चल रहा था। आज सुनील कुमार की इसके तहत हमने गिरफ्तारी की है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। तो वहीं पर चंपावत की टनकपुर पुलिस ने चरस सहित 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जहां पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 1 किलो 880 ग्राम चरस को बरामद किया और जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर किरोड़ा पुल के पास चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और हर एक पहलू की तफ्तीश लगातार पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और एसओजी चंपावत की टीम के द्वारा सुंदर सिंह और गोविंद सिंह 2 लड़के हैं, ये दिखाली चौड़ थाना पंचेश्वर के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लगभग 1 किलो 880 ग्राम अवैध चरस प्राप्त हुई है और इनको टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए इनको न्यायालय में पेश किया गया है। इस चरस की कीमत लगभग हम 2 लाख रुपये मान सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो वहीं पर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है और ताजा मामला गदरपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर पुलिस ने अफीम के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने बताया है कि वाहन की चेकिंग के चलाए जा रहे थे और अभियान के दौरान टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें कि एसएसपी सर द्वारा लगातार जो है निर्देश दिए जाते हैं। नशे को बिल्कुल समूल नष्ट करना है, तो इसी क्रम में कल 17 तारीख को महतूस मोड़ के पास एक बरेली का जो युवक है धर्मवीर, इससे 1 किलो 325 ग्राम अफीम बरामद हुई है और इसमें इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना गदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया। सितारगंज में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है, जहां पर सम्मेलन में उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने भी शिरकत की है और इसी दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना भी की गई है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से सेवा पखवाड़े को लेकर उत्साह है, जिस तरह की लगन है, वो मुझे ये तो आश्वस्त कर रही है कि हमारे इस सितारगंज में हमारा 2024 जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम तय हैं, जैसे 17 तारीख को रक्तदान शिविर, मोदी जी के जीवन पे प्रदर्शनी का आयोजन जिला स्तर पे एक हुई थी। रक्तदान शिविर हमने हर विधानसभा में लगाए थे।
उधर अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में मोहन भतरौज खान मार्ग को जाने वाली पनाली गेरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और पुल से हजारों की संख्या में रोजाना लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हुए नजर आते हैं। इस पुल का पिरल क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये पुल मोहाना भतरौज खान और बद्रीनाथ के साथ भिकिया सेंड और चुखिटिया क्षेत्रों को जोड़ता हुआ नजर आता। ग्रामीणों की ये मांग है कि पुल को जल्द ठीक करवाया जा सके ताकि लोगों को जो दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे जल्द निजात मिलती हुई नजर आ सके। मार्ग हाईवे है, ये वहां पे खड़े हैं और ये मेन हाईवे है जो कि आगे भिकियासैन, चौकोटिया, रानीखेत, भतरौज खान पूरा इधर से पूरा अल्मोड़ा तक के लिए इनको जोड़ता है। तो यहाँ पे जो इस बार की बरसात में ये जो पुल पे हम खड़े हैं इसके नीचे का बीच वाला हिस्सा बिल्कुल खाली कर दिया है। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा संज्ञान में लिया जाए और इसकी जो भी रिपेयरिंग या जो भी इस पे काम मांग रहा है इसको जल्दी से दुरुस्त किया जाए। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन लालकुआ पहुंचे, जहां पर मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की जन कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को लोगों को साथ लेकर चलती है और बिना भेदभाव के काम करती हुई नजर आती है। केंद्र और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बेहतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा योजनाएं भी लागू की हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम सभी अपने समाज के लोगों को उस योजना की जानकारी दें और उन्हें इसका लाभ दिलवाया जा सके और विरोधी दल अल्पसंख्यकों को लगातार गुमराह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष महबूब अली ने भी कहा कि मुस्लिमों को अभी तक सत्ताधारी दलों ने टूल्स की तरह इस्तेमाल किया है और अब ये हमारी और हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता तक लेकर जाया जाए। अगर इस बंगाली कॉलोनी को मोदी जी का सेवा सप्ताह पखवाड़ा चल रहा है। आज पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको जन्मदिन पर शुभकामना संदेश का भी कार्यक्रम है। कल रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया गया था और आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम किया गया था। भारतीय जनता पार्टी साल के 12 महीने 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार सेवा भाव को लेकर के, माननीय मोदी जी ने कहा है कि मेरा जन्मदिन सेवा भाव के रूप में कार्य करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर ऐसे पदाधिकारियों को पार्टी में पद दिए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर समाज के बीच जाएं, समाज में अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करें और अल्पसंख्यक समाज कैसे भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा से जुड़े। प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर अब कांग्रेस मुखर दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और इसी को लेकर सरकार गंभीर तक दिखाई नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच सीधे तौर पर सीबीआई से करवानी चाहिए ताकि गरीब बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब होता हुआ नजर न आ सके। उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है और हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं या जो बहुत ही बुद्धिजीवी बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत से परीक्षाएं यूके SSSC में दी है, विभिन्न पदों में दी है, लेकिन प्रदेश सरकार के नाक के नीचे जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार से मांग है कि तुरंत इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो।
तो वहीं पर चंपावत में हुई भारी बारिश का असर टनकपुर में भी देखने को मिला है और चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग NH 9 पर कई जगह जो है वो बंद होती हुई नजर आई। इसके बाद हाईवे को खोले जाने का काम रविवार को भी लगातार जारी रहा और NH कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ जगहों पर मार्ग खोलकर यातायात सुचारू कर दिया है। और वहीं पर जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह ने यह बताया है कि NH के अधिकारियों के साथ स्वाला अमोड़ी सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और नरेंद्र सिंह भंडारी ने अधिकारियों के साथ चलती टनकपुर मार्ग का निरीक्षण भी किया। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे कुल 28 स्थान हैं जहां पर सुरक्षा संबंधित कार्य होने हैं और इसकी 190 करोड़ की प्रोजेक्ट फाइल बनाकर केंद्र सरकार को भेजी गई है। इसके पास होने के बाद ही जल्द से जल्द इन स्थानों पर उत्पन्न होने वाली दिक्कतों से भी छुटकारा मिल पाएगा। ये कल जो बारिश आई थी तो कल से ये सुबह से ही बंद है, तो अभी ये खोल दिया गया है मोटर व्हीकल्स के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस एंड ट्रक्स हैं, लॉजिस्टिक्स का ये मेन रूट है और पिथौरागढ़ जाने का मेन रास्ता भी है। तो अभी ये खोल दिया गया है और ऐसे हमारे 28 पॉइंट्स हैं पूरे चंपावत में, जिनका 190 करोड़ प्लस का भारत सरकार में DPR गया हुआ है। अगर वो जल्दी सैंक्शन कर दें तो ये आगे हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। चंपावत जिले के शारदा तटीय क्षेत्र टनकपुर और बनवसहा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद से ही जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने इलाके का जायजा लिया है और इसी दौरान उनके साथ उप जिलाधिकारी हिमांशु और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द समाधान हो, इस बात को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। हमने अभी जो बराज में कंट्रोल रूम है NHPC का वहाँ का निरीक्षण किया है और छेनी बोर्ड में आम बाग में निरीक्षण किया है। तो जो ड्रेनेज प्लान हमारा बन रहा है, अंडर प्रिपरेशन है, उसमें कंसल्टेंसी को हायर करने का टेंडर निकाला हुआ है। तो अभी 3 महीने में वो सर्वे वगैरह सब होगा और 2 महीने मतलब 5 महीने में ड्रेनेज प्लान हम एक्सिक्यूट करने लायक होंगे। और घोटी नदी पे 3.5 करोड़ सैंक्शन है, वैसे ही शारदा घाट पे 6 से 7 करोड़ सैंक्शन है। तो वो काम अभी 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती में पेपर लीक के मामले में अब आरोपी प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर हमला किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता विपिन कैथोला ने पलटवार करते हुए झूठी राजनीति का आरोप लगाया है। सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई और हमारे पास भी आई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ उत्तराखंड पुलिस को। क्या मुस्तैदी से आपने काम किया। पहले तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को देखिए ना, आपकी विधानसभा की नियुक्तियों में भी युद्धवीर यादव का नाम है। 3 लोगों की नियुक्ति विधानसभा में युद्धवीर यादव के द्वारा करवाई गई है, लेकिन उस वक्त शायद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सो रहा था। इस बार वो जागा और डैमेज कंट्रोल करने के लिए आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी से भी मिला। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को अपने वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से पहले पूछना चाहिए कि उन्होंने एक तथाकथित कागज कल सोशल मीडिया में डाला और उसको फिर डिलीट कर दिया और कहा कि तथ्यों की जांच करूंगा। ऐसी पार्टी, ऐसे नेता जो खुद कंफ्यूज हैं, वो प्रदेश में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। नहीं प्लीज, ये तो हाल ही में उत्तराखंड के चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के मोनकाडा ग्राम के अंदर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर हो चुके शौचालय की छत ढहने से एक छात्र की मौत हो चुकी है और 5 छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहा है। प्रशासन की टीमों ने घायलों को लोहाघाटा चिकित्सालय के अंदर इलाज के लिए भेज दिया है और आपको बताएं कि इंटरवल के समय कुछ बच्चे विद्यालय के जर्जर हो चुके शौचालय के पास से खेल रहे थे और तभी शौचालय की छत गिर गई। वहीं इस पूरे मामले के अंदर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड
उत्तराखंड में जितनी भी प्राइमरी स्कूल इंटरमीडिएट के भवन जर्जर स्थिति में हैं उनको ध्वस्तीकरण करने के लिए आदेश दे दिया गया है और जो विद्यालय ठीक होने के लायक हैं उनकी डीपीआर बनाने को अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि कोई भी दिक्कत और समस्या जो है वो स्कूल के बच्चों और छात्रों को आती हुई नजर नहीं आनी चाहिए और कोई भी दिक्कत उनको नहीं हो पाए। आगे बढ़ेंगे। आगे बात जो है वो देहरादून की जाएगी, जहां पर उत्तराखंड में बुखार में मरीज की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकारी अस्पतालों के अंदर बड़ी संख्या में बुखार से मरीज जो है वो पहुंचते नजर आ रहे हैं। मरीजों में बुखार के साथ डेंगू के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिस्ट का ये कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित बताया जा रहा। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षण वाले बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव की बजाय निगेटिव आती नजर आ रही। डेंगू की जांच सही नहीं होने के कारण डेंगू से दोबारा संक्रमण या फिर टाइप 2 और 4 से संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर बिस्ट के मुताबिक कि समय से पहले और समय के बाद जांच कराने से भी निगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। डेंगू मरीजों को पूरे शरीर में मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, बेचैनी और तमाम जो चीजें हैं वो होने के कारण जो है वो दिखाई देते हैं और निगेटिव रिपोर्ट के बाद भी रक्त कणों की संख्या और TLC के आधार पर बुखार के गंभीर रोगियों का इलाज डेंगू की तरह ही होना चाहिए और साथ ही साथ हर एक को सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए ताकि जो डेंगू का इलाज है वो सफलतापूर्वक हो सके। डेंगू पॉजिटिव नहीं आ पा रही, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। मैं तो कहूंगा कि अगर 100 डेंगू के मरीज हैं तो 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 90 की नहीं आ रही। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ सीरोटाइप्स हैं, जैसे डेंगू 4 तरह के वायरसेस से होता है, तो जिसमें क्या है टाइप 2 और टाइप 4 में फॉल्स नेगेटिव का चांस ज्यादा है कि अगर टाइप 2 और टाइप 4 से इन्फेक्शन हो तो हो सकता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव ना। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।